हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन और मैं आज एपिसोड नंबर 4 लेके आ रहा हूँ। ये 30 क्वेश्चन का एपिसोड है और इसमें जीके जीएस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस किया गया है। होपफुली आपको ये पसंद आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दैट मीन 61 नंबर क्वेश्चन इज भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन इज महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली और ना आसफ अली। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1942 में ये नारा दिया था। 1942 में भारत छोड़ो का आंदोलन का जो है उन्होंने नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 62 दैट इज़ इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? ऐसा कौन सा नेता था जो मजदूर आंदोलन को संगठित किया? मजदूर आंदोलन को संगठित किया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एन.एम. लोखंडे। एन.एम. लोखंडे एक्चुअली 1890 में 1890 में बम्बई मिल मजदूर एसोसिएशन भारत की पहली ट्रेड यूनियन के संस्थापक एन.एम. लोखंडे या इसका पूरा नाम नारायण मेधाजी लोखंडे थे। नारायण मेधाजी लोखंडे थे। तो 62 का सी पार्ट ये जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63 दैट इज इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है महादेव देसाई, प्यारीलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, याद रखना है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64 दैट मीन्स 4th नंबर क्वेश्चन इज इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? सबसे कम आयु में इसका आंसर हो जाएगा बी, अब्दुल कलाम आज़ाद। हमें पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जबकि आनंद मोहन बसु उसके बाद हुए, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, और इस तरह से इसका जो है बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65 बेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? बेवेल योजना तो बेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी 1945 में। 1945 इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन मित्र राष्ट्र के साथ विजय हुआ। उसके बाद तत्कालीन भारतीय वायसराय बेवेल भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए मार्च 1945 में इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल एवं भारत मंत्री एमरी के साथ भारत के बारे में सलाह मशवरा किया। 4 जून 1945, 4 जून याद रखना, 4 जून 1945 को भारत वापस आकर उन्होंने भारतीयों के समक्ष बेवेल योजना को रखा। बेवेल योजना के तहत ही 25 जून 1945 को शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। तो बेवेल योजना 1945 में पेश किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66 दैट इज क्वेश्चन नंबर 66 इज चटगांव आर्मरी रेड इनमें से कौन संबंधित था? चटगांव आर्मरी रेड इनमें से कौन संबंधित था? ऑप्शन इज सूर्य सेन, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्लाह। तो ऑप्शन 66 का जो आंसर हो जाएगा ए, सूर्य सेन। सूर्य सेन चटगांव आर्मरी रोड से संबंधित था। सूर्य सेन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किया। चटगांव शस्त्रागार कांड के मुख्य शिल्पी मास्टर सूर्यसेन ने युवाओं को संगठित कर भारतीय प्रजातांत्रिक सेना का गठन किया। उनके नेतृत्व में युवा ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर तथा चटगांव के सहायक सैनिक शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। चटगांव जो भी बांग्लादेश में है वहाँ पर कब्जा कर लिया। तो सूर्य सेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67 आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो प्रधान कार्यालय था हम सबको पता है कि ये मौजूद था
बी दैट मीन्स रंगून में, ये रंगून में मौजूद था। इसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया, लेकिन इसका औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ। 7 जुलाई 1943 को इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई। एक्चुअली ऑप्शन आएगा यदि कैप्टन मोहन सिंह की स्थापना तो सब कैप्टन मोहन सिंह मानना है, बट जनरली हम लोग सुभाष चंद्र बोस को करेक्ट आंसर मानते हैं। तो 7 जुलाई 1943 को इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को संभाला। 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इसका संभाला। सुभाष चंद्र ने दिल्ली चलो आंदोलन का नारा दिया। तत्पश्चात 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका मुख्यालय रंगून था, और वहाँ उसने आज़ाद हिंद फौज का ही प्रधान कार्यालय ये सिंगापुर में है। सिंगापुर, याद रखना, सिंगापुर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन इज निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? गदर पार्टी का गठन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। एक्चुअली अमेरिका में हुआ था गदर पार्टी का स्थापना, लाला हरदयाल ने किया था। 1 नवंबर 1913, याद रखना है, 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित सैन फ्रांसिस्को नगर में पंजाब के महान क्रांतिकारी नेता लाला हरदयाल ने रामचंद्र तथा बरकतुल्लाह के सहयोग से गदर का गठन किया। अन्य देशों में भी इसकी शाखाएं खोली गई। रास बिहारी इसके महत्वपूर्ण सदस्य थे। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69। निम्नलिखित में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इसमें 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन बाद में, वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, B.R. अम्बेडकर या उपयुक्त में से किसी ने नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 69 का सी, दैट मीन्स ये जो है B.R. अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन इज किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? अभिनव भारत, याद रखना, अभिनव भारत को संगठित किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, मदनलाल धिंगरा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल। इसका आंसर हो जाएगा सी, विनायक दामोदर सावरकर, जिसकी स्थापना 1904 में किया था इन्होंने। 1904 में अभिनव भारत का गठन किया हुआ था और इन्होंने लंदन में किया था इसका जो है स्थापना लंदन में किया था। वो वीर सावरकर के नाम से भी जाने जाते हैं, वीर सावरकर के नाम से भी जाने जाते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा सी, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतोगत्वा, जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो क्या होगा? जैसा भी हो रहा है तो क्या होगा? अंतोगत्वा क्या होगा? वर्षा में अवरोध आएगा, जलचक्र रुक जाएगा, जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट उपलब्ध हो जाएगा, अनुपलब्ध जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएगा। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ के लिए, तो यदि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जलीय जीव की मौत हो जाएगी। सो 71 का जो है आंसर डी हो जाएगा। ऐसा होने से संपूर्ण जलीय जीवन का अस्तित्व ही खतरे पर में हो जाएगा। फलस्वरूप अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे इसके अंदर में शैवाल, खरपतवार आदि उग जाने से जलीय जीवों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है, ऑप्शन ए इज बाघ की आदतों का अध्ययन, विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षित करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की और इस समय देश के कुल 25 अभयारण्यों में बाघ परियोजना चल रही है। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य राष्ट्रीय पशु बाघ का लुप्त होने से बचाना तथा इन्हें उचित प्राकृतिक आवास एवं अवैध शिकारियों से संरक्षण प्रदान करना है। बाघ परियोजना का मुख्य उद्देश्य शिकारी से बचाना। तो
इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स दक्षिण अमेरिका पक्षियों का महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया को सबसे छोटा महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74, दैट इज मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है। मैदान में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए आवरण का न्यूनतम प्रतिशत, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स 33 इज द करेक्ट आंसर। 33% ये न्यूनतम है संतुलन बरकरार रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75, दैट इज पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? A.G. टाउंसले ने, चार्ल्स डार्विन ने, C.C. पार्क ने या E.P. ओडम ने? इसका आंसर हो जाएगा ए, A.G. टाउंसले ने इसका प्रतिपादन किया था। A.G. टाउंसले ने परितंत्र या पृथ्वी तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टाउंसले ने 1935 में किया था। जीवीय समुदाय तथा निर्जीव वातावरण के संबंध को परितंत्र तथा इसके अध्ययन को परिस्थितिकीय या फिर इकोलॉजी भी बोलते हैं इसको, इकोलॉजी या इकोसिस्टम, इकोलॉजी या इकोसिस्टम भी इसको कहा जाता है। सो A.G. टाउंसले इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की। कारण, यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। तो कथन ये है और कारण ये है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 1958 में प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की। बिल्कुल, एक विज्ञप्ति जारी किया। कारण इसका क्या है? यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर इसका जो है गलत है। रीजन जो है ये गलत है। ये जो यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है, ऐसा नहीं है, इसके निर्माण पर रोक नहीं लगाती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सन 1998 में जारी विज्ञप्ति में प्लास्टिक की थैलियों की समस्या निपटने के उपाय किए गए थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 77, दैट इज दिल्ली कथन है इसका, दिल्ली प्रशासन पत्तियों को जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन को कुछ क्षेत्र को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। इसका कारण है, ये कथन है, इसका कारण दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक पत्तियों का जलाने से होता है। ये प्रदूषण से रिलेटेड है। इसका आंसर हो जाएगा 76 का, हमें ध्यान से देखना है। 76 का जो हो जाएगा सी, इसका भी सी आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ये बिल्कुल सही है। दिल्ली प्रशासन पत्तियों को जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्र में यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। जबकि ये जो कारण है दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न से अधिक पत्तियों का जलाने से होता है, ये बिल्कुल एक गलत आंसर है, गलत रीजन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78, निम्नलिखित कथनों में से कौन सम परिस्थितिकी के लिए सही है? सम परिस्थितिकी के लिए सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का बी, दैट मीन्स यह जैव समुदाय के जटिल पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है। यह समपरिस्थितिकी जैव समुदाय के जटिल पारस्परिक संबंधों के अध्ययन है। इसका आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76 का, 78 का जो है बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कथन है इसका ए, सूर्याभिताप जैवमंडल परिस्थिति तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। सूर्याभिताप जैवमंडलीय परिस्थिति तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, कथन है। और कारण क्या ये है कि सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि सूर्य जो है जैवमंडलीय परिस्थिति के तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है। तो ये इसका जो है ए पार्ट सही है। बी पार्ट है सौर विकिरण हरे पौधों तथा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो दैट मीन्स आर भी सही है और आर जो है इसका करेक्ट आंसर भी है। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है और कारण जो है इसका सही आंसर भी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। 79 का ए हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80, परिस्थितिकी के जनक कौन है? परिस्थितिकी के जनक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा परिस्थितिकी मीन्स इकोलॉजी। इकोलॉजी का जो जनक है वो है ए पार्ट ऑप्शन है अर्नस्ट हैकेल, चार्ल्स डार्विन, ई वार्मिंग या चार्ल्स हैल्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। परिस्थितिकी या इकोलॉजी के क्या है ये जनक है, इकोलॉजी के जनक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81, दैट इज जी मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। किसके? घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के या अनुवांशिक विभिन्नता के। जी मंडल, इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, दैट मीन्स अनुवांशिक विभिन्नता के आंसर हो जाएगा। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थलीय तथा तटीय परिस्थिति की प्रणाली में अनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाला बहुउद्देशीय क्षेत्र है। अब तक अपने देश में 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हो जाते हैं। डी इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82, दैट इज 82 नंबर क्वेश्चन इज जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नलिखित में कौन है? जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर, डीडीटी सांद्रण के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नलिखित अनुक्रम में बढ़ता है। किस अनुक्रम में बढ़ता है? ऑप्शन है पक्षी, मछली, घोंघा, जलपादप, घोंघा, मछली, पक्षी, घोंघा, जलपादप, मछली, पक्षी, घोंघा, मछली, पक्षी और जलपादप। इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, जलपादप, फिर घोंघा, फिर मछली और फिर पक्षी। सबसे पहले जलपादप हो जाएगा, फिर घोंघा हो जाएगा, फिर मछली हो जाएगा, फिर पक्षी हो जाएगा। जलपादप, घोंघा, मछली, पक्षी, अतः ये जो है क्रम है। भारत सरकार ने डीडीटी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसे हानिकारक रसायन के रूप में रखा गया है। ये हानिकारक रसायन डीडीटी जो होता है हानिकारक रसायन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83, दैट इज किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा? किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ये सर्वोच्च न्यायालय का जो है आदेश है, उसके अनुसार परिवर्तित करना होगा। तो 83 का जो आंसर हो जाएगा दैट इज बी, आगरा। आगरा जो है इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश स्थित आगरा नगर महान मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व की एक अनुपम धरोहर है। संगमरमर निर्मित ताज आज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार हो अपने अप्रतिम सौंदर्य को खोता जा रहा है। नगर की परिधि और पास में स्थित तेल शोधक कारखाना और चमड़ा उद्योग से निकलने वाली जहरीली गैसें एवं रसायन प्रदूषण का कारण है। पेट्रोल एवं डीजल चलित वाहनों से निकलने वाली गैसों से भी ताजमहल प्रभावित हुआ है। इसे देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने नगर के उद्योगों
एवं स्वचालित वाहनों को प्राकृतिक गैस पर ही आधारित उद्योगों एवं वाहनों के संचालित होने का आदेश दिया है। इसका मुख्य कारण है ताजमहल। ताजमहल का रखरखाव या फिर इसकी खूबसूरती बनाए रखने के लिए आदेश जो है सर्वोच्च न्यायालय को देना पड़ा। सो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ओजोन परत जो धरती के ऊपर में है, इसकी रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी नहीं है ऑप्शन है, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। तो 84 का जो है ऑप्शन है, प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाले CFC12 प्रशीतकों, विलायक के रूप में प्रयुक्त मैथिल क्लोरोफॉर्म या अग्निशमन में प्रयुक्त हेलान 1211 या नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। वायुमंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली कैंसर कारक पाराबैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है, परंतु परत में हुआ छिद्र आज विश्व पर्यावरण के लिए एक बहुत विकट समस्या बन गई है। ओजोन परत में इसे रिक्तीकरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मैथिल क्लोरोफॉर्म तथा हेलान गैस उत्तरदायी है। इसका नाइट्रस ऑक्साइड ये उत्तरदायी नहीं है, बाकी तीनों ये उत्तरदायी है। CFC12, मैथिल क्लोरोफॉर्म और हेलान 1211 ये तीनों, बट नाइट्रस ऑक्साइड इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के संबंधित क्वेश्चन है। ग्लोबीय तापमान वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ये है, ग्लोबल ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। ऑप्शन 2, यदि ग्लोब ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावी है। या ऑप्शन 3, विश्व के समस्त मूंगे के डूब जाएंगे। यह संभावना है कि ऑप्शन 4 है स्टेटमेंट, यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। इसका सही उत्तर को हमें चयन करना है। इसका चारों आंसर जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन 1, 2, 3, 4। ऑप्शन 1 भी सही है क्योंकि ग्लोबल तापवृद्धि का जो है इसके ध्रुवीय बर्फ टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि हो जाएगा, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 भी सही है, यदि ग्लोबीय तापवृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह का 1 मीटर बढ़ जाएगा, ये भी सही आंसर है, सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज 3, दैट मीन्स विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएगा, मूंगे का द्वीप डूब जाएगा, ये भी बिल्कुल सही आंसर, सही स्टेटमेंट है। और 4th चीज़, यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा, ये भी बिल्कुल सही बात है, फिजी जो है डूब जाएगा। सो इसका चारों ऑप्शन सही हो जाएगा और ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज स्टेटमेंट है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। यह तय करे कि दिए गए निष्कर्ष में कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ध्यान से देखना है। 87 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि सभी कार्ड बॉक्स है। ध्यान समझना आपको, सभी कार्ड क्या है? बॉक्स है। मान लो कार्ड को सी बोलता हूँ और बॉक्स, कार्ड बॉक्स है। सभी बॉक्स टॉर्च है। सभी बॉक्स क्या है? टॉर्च है। सभी बॉक्स टॉर्च है। टॉर्च को मैं टॉर्च से बोल दिया, टी से। और सभी टॉर्च जो है वो क्या है? जूते हैं। जूते को जे बोल दिया। इसमें ऑप्शन है सभी जूते क्या है? टॉर्च है। तो सबसे ये कार्ड जो है, सभी कार्ड क्या हो जाएगा? सभी कार्ड क्या है? जूते हैं। सभी कार्ड जूते हैं, क्योंकि यही
जो है जूते से लिंक है। सो क्वेश्चन आंसर इसका जो हो जाएगा ए पार्ट, दैट मीन्स ए पार्ट इज केवल निष्कर्ष 4 अनुसरण करता है। निष्कर्ष 4 ये निष्कर्ष निकलता है। ऑप्शन 4 इसे सभी कार्ड जूते हैं, ये इसका जो है कंक्लूजन है। क्योंकि आप लोग सिंपल देखेंगे, कार्ड से बॉक्स, बॉक्स से टॉर्च और टॉर्च से जूता, तो ऑब्वियसली सभी कार्ड क्या हो जाएगा, जूता हो जाएगा। तो ऑप्शन सभी जूते टॉर्च है, ये सही नहीं है। सभी ये रिवर्स ऑर्डर में है, रिवर्स ऑर्डर सही नहीं होगा। जो फॉरवर्ड है मतलब कि आगे क्रम जो हो जाएगा सही हो जाएगा, बट जो बैक वाले हैं वो सही नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा 85 नंबर क्वेश्चन छूट गया था एक्चुअली। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। ऑप्शन है मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय या सामुद्रिक। तो 85 का जो आंसर हो जाएगा डी, और 85 का जो आंसर हो जाएगा डी, 85 का आंसर हो जाएगा डी, सामुद्रिक। सामुद्रिक जो है सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, सामुद्रिक भाग जो है सबसे फैला हुआ है। सामुद्रिक इसका आंसर हो जाएगा। सामुद्रिक भाग जो है 70.78 सामुद्रिक 70.78% है। और इसमें 20.22 बहुत इंपॉर्टेंट 20.22 जो हो जाएगा, ये पार्ट जो है 20% के नियर अबाउट वो स्थल है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी टेररिस्ट की तरह माना गया है। पारिस्थितिकी आतंकवादी की तरह माना गया है। तो 88 का जो है आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है एक पारिस्थितिकी आतंकवादी की तरह माना गया है, क्योंकि इससे जो है हानि होती है। सामाजिक वानिकी का प्रसिद्ध वृक्ष यूकेलिप्टस कागज उद्योग और दवा निर्माण में सहायक होने के कारण अत्यधिक मात्रा में लगाया जाता है। भूमि के नीचे का अत्यधिक जल अवशोषण और उर्वरा शक्ति को कम कर देने के कारण इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। ये भूमि के जल स्तर को बहुत ही कम कर देता है, जिसकी वजह से यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी भी कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 89 नंबर क्वेश्चन, दैट इज, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वृष्टि का कारण है। अम्ल वृष्टि, एसिड रेन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एसिड रेन। एसिड रेन का जो है कौन सा कारण है। 89 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट इज सी पार्ट, सल्फर डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड जो है एसिड रेन का मुख्य कारण है। उद्योगों एवं यातायात के साधनों में निकलने वाली गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में स्थित जलवायु में क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है, और फिर वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल बनाता है, और ये वर्षा की बूंदों या ओस के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, जिससे अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो दो रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन हमें समझना है इसमें। एक रिएक्शन है NO2 जो है H2O के साथ मिलके HNO3 बना देगा, जबकि SO2 H2O के साथ मिला के H2SO4 बना देगा। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड इज द, क्योंकि SO2 H2O के साथ मिला के ये बन जाता है हमारा H2SO4। सल्फर ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। और SO2 बनता कैसे, तो इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में सल्फर डाइऑक्साइड जो है मेन कारण है, जो उद्योगों एवं यातायात के साधनों से निकलकर ये इसका निर्माण होता है। सो 89 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द, निम्नांकित में कौन सा कथन
GDM के लिए सत्य नहीं है। GDM, अब ये GDM के लिए सत्य नहीं है, क्या है GDM, क्या होता है? यह हरित गैस के लिए उत्सर्जन का नियंत्रित करता है, यह ग्लोबीय तापमान को कम करता है, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके तहत सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है। यह विकसित देशों को, विकासशील देशों को परियोजना में पूंजी लगाने का निषेध करता है। तो 90 का जो है आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स यह विकसित देशों को, विकासशील देशों की परियोजना में पूंजी लगाने को निषेध करता है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली कौन सा GDM के लिए सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है कि यह विकसित देशों को, विकासशील देशों को, ये जो है सत्य नहीं है। यह विकसित देशों को, विकासशील देशों की परियोजना में पूंजी लगाने के लिए मतलब कि निषेध नहीं करता, सपोर्ट करता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमने 30 क्वेश्चन का एक सीरीज़ लिया था, होपफुली ये बहुत पसंद आया होगा आपको, और यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ये जो 20 से 30 का एपिसोड, क्वेश्चन का एपिसोड ये बढ़ता जाएगा, और होपफुली ये 100 क्वेश्चन का भी एपिसोड धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ के करेंगे। थैंक यू।